एम्बेसडर औसाफ सईद साहब, जो प्रस्ताव अब तक निकल कर सामने आए, हालांकि किसी ने औपचारिक तौर पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो रिपोर्ट के हवाले से जो आमतौर पे डिप्लोमेसी में ऐसे ही ऑफ रिकॉर्ड चीजें दी जाती हैं, तो उसमें आपको लगता है कि जो 15 पॉइंट का एजेंडा अमेरिका ने दिया था और उसके बदले जो 10 पॉइंट का डिमांड यहाँ पे ईरान ने रखा, दोनों में कौन सा ज्यादा व्यवहारिक आपको दिखा, या फिर कोई बीच का रास्ता था कि बीच का रास्ता निकाल लिया जाए और युद्ध को खत्म किया जाए? देखिए, जो ट्रंप ने पहले 15 पॉइंट प्रपोजल रखा, उसमें बेसिकली एम्फेसिस ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे और ईरान अपने जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उसको भी, जो IAEA है उसको अपना एग्जामिन करने दे, और जो जितना सपोर्ट वो प्रॉक्सीज को देते हैं वो हटाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो युद्ध का अब कारण, आखिरी लक्ष्य जो बच गया है ट्रम्प का, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो देखें कि ट्रम्प, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से खुली थी जब इन्होंने, इनके अटैक करने से पहले। तो इन्होंने अपना जो मौकफ है, पोजीशन है, बार बार चेंज करते रहे। पहले रिजीम चेंज बताया, फिर बताया कि ईरान के न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन्स को वीक करना, अब आखिरी में आ गए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। ईरान का ये कहना है कि भाई इस वक्त जो उसने, ईरान ने 10 पॉइंट काउंटर प्रपोजल दिया है, उसका ये कहना है कि प्लान में कि ये टेम्पररी सीज फायर से ये लोग अपना वक्त लेंगे थोड़ा, ताकि फिर रीग्रुप करके दोबारा ईरान पे हमला करेंगे। लेकिन आपको जैसा याद होगा कि पिछले साल भी जब वो 12 डे वॉर हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, तब भी टॉक्स चल रहे थे। इस वक्त भी जब फरवरी में उन्होंने अटैक किया, तभी भी पीस टॉक्स, ओमान की मीडिएशन जो चल रहे थे। तो ईरान को US पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है कि ये एक तरफ पीस टॉक्स प्रपोजल्स में उलझाए रखेगा और उसके बाद तुरंत ही वो अटैक करेगा। तो इसीलिए ये क्या चाहते हैं, इनका जो है कि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोलेंगे कमर्शियल कंडीशन पे, जिसपे हम ट्रांजिट फी लगाएंगे, जिसका जो है अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन पर वेसल। एक तो ये उसको रिकॉग्नाइज, उनके राइट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए अलोंग विद ओमान। एक ये, दूसरा ये कहते हैं भाई टेम्पररी बात मत करिए, ओनली परमानेंट बात करिए, जो परमानेंटली वॉर हल हो सके, और उसके लिए उनको इंटरनेशनल गारंटी चाहिए, US की या किसी और की गारंटी नहीं चाहिए। और आपको ये भी है कि देखिए, जिस तरह से US हमला कर रहा है, अभी पिछले दिनों वो बुशेहर जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर 4 हमले किए हैं। अभी रशियन ने अपने सारे लोग वहां से हटा दिए। उससे ये खर्चा है कि सारे जो रीजन में जहां पानी है, वो पानी में पूरा इन्फेक्शन फैल जाएगा, और जब ये रेडिएशन फैल जाएगा तो सारे गल्फ कंट्रीज जब डिसैलिनेशन प्लांट्स के थ्रू पानी पीते हैं, तो सारे गल्फ के कंट्रीज को पानी की दिक्कत होगी और लोगों को फिश भी मर जाएगी, सब ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप और इजराइल का जो पागलपन है, वो सारे क्षेत्र को ले डुबेगा। तो अभी आई थिंक दुनिया जब इस वक्त जो खामोश है, जिसमें इंडिया भी खामोश है, इन लोगों को, इन पावर्स को अपना जो भी व्यू पॉइंट है उसको रखना चाहिए बिफोर इट इज टू लेट। हम कोई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं जाना चाहते दुनिया। तो आई थिंक यही टाइम है, ये जो पागलपन US कर रहा है उसको फौरन रोके, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जब डैमेज हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो मेरे ख्याल से भारत को भी चाहिए। हाँ, भारत को भी इसमें रिएक्शन देना चाहिए। बाकी दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो कह सकते हैं प्रभावशाली देश हैं, उनको भी यहाँ पे चल के एक दूरी बनाए रखने वाली जो रणनीति है उस पर नहीं रहना चाहिए। नयन तनेजा साहब, आप सहमत हैं? देखिए, भारत की जहां तक बात है, हम सब जानते हैं कि भाई उच्च स्तर पे बातचीत तो हो रही है। ट्रंप साहब ने भी फोन किया है हमारे विदेश मंत्री की, ईरान के विदेश मंत्री से कल रात को ही बातचीत हुई है, और कई मुद्दों पे बातचीत हुई है। लेकिन असली मुद्दा कहीं ना कहीं ये है, लेकिन भारत की हमेशा रणनीति रही है कि बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के बात नहीं करते, एक जिसे बोलते हैं क्वाइटली डिप्लोमेटिक जो काम है वो करे जाते हैं। दूसरी तरफ हमको ये भी देखना होगा, ट्रंप साहब जो हैं, आप उनसे बात करें किसी कॉन्फिडेंस में आकर के, या इन कॉन्फिडेंस बात करें डिप्लोमेसी में जो बोलते हैं, लेकिन उनका क्या, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी चर्चा कर देंगे, है ना। और दूसरी बात ये, वो किसी भी या देश फिर आपको कोई भी व्हाट्सएप भाषा को सोशल मीडिया पर डाल देंगे, वो कर देंगे, जो बात हुई है वो भी कह सकते हैं। तो इसलिए जो है वो हर एक देश को अपनी थोड़ी इज्जत की भी परवाह है। दूसरा, यूरोप के जो देश हैं जिसमें नेटो की कंट्री शामिल हैं, वो सब तो बहुत अमेरिका को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उन पर वो भी ज्यादातर चुप हैं। आपने देखा फ्रांस के राष्ट्रपति ने
जो पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बातचीत करी थी, उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपनी नेवी भेजेंगे। और आपने देखा ट्रम्प साहब ने उनकी और उनकी पत्नी के संबंधों को लेके कैसा बयान दे दिया जो पूरी दुनिया में चला गया। तो इसलिए जो है हमारे भारत को ये है कि मुझे लगता है भारत काफी इस पे काम कर रहा है, क्योंकि हमारे तो वहाँ जो है 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था काफी इंटीग्रेटेड हो चुकी है। और दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, खासतौर से सऊदी अरेबिया, ये देश जो है संपन्न रहे, जो नया ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ये तो कैटलिस्ट है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड चेंज होंगे अगर ये 2 देश चेंज हो जाते हैं, तो भारत के तो हित में है, तो भारत तो चाहता है। लेकिन प्रश्न ये है कि ट्रम्प साहब जो है उनसे कैसे डील करा जाए। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौर से देखा होगा कि जो CIA के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कितना समय लगाया सिर्फ जो है ट्रम्प साहब को खुश करने के लिए, है ना। तो मतलब इस तरह की इसलिए भारत भी उसको अच्छी तरह ट्रम्प जानता है। साहब से डील मत करिए नरेंद्र तनेजा साहब, ट्रम्प साहब से डील मत करिए। आप कम से कम बयान तो दे सकते हैं कि भाई ये जो आप सभ्यता खत्म करने वाली बात कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं सर। नहीं लक्ष्मण, प्रश्न समस्या यह है कि ट्रम्प साहब से आप बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बात करी कि अब ये बात करें, जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान की हमारे देश में जो है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ आप किसी को आप करके गाली दे दें वो बर्दाश्त कर लेगा, तू करके दे दें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है। पर्शिया जो फारस है बहुत पुरानी सभ्यता है, वहां की जो इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इतनी रिच लैंग्वेज, मैं कई दफे वहां गया हूं। वहां पे अदब जिसको बोलते हैं, तरीके से बोलना, जुबान क्या आपकी बड़ी मायने रखती है। और उसके लिए उन्होंने किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर लिया, तो अवाम वहां का, जनता वहां की क्या सोचती होगी। और दूसरी बात, हर देश का सम्मान होता है। जो सिविलाइजेशन स्टेट्स हैं, जैसे ईरान हो गया, भारत हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, और भी कुछ ऐसे जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स और सोसाइटीज होती हैं, उनकी सेंसिटिविटीज को अमेरिका बिल्कुल नहीं समझता। और ट्रम्प साहब बिल्कुल परवाह नहीं करते उसकी, उनको समझना होगा। लेकिन अब भारत के लिए भी कैसे कैसे शब्द उन्होंने बोल दिए थे। सिर्फ ट्रम्प साहब के परवाह नहीं करने से काम तो चलेगा नहीं। जैसा कि अभी एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि अगर कुछ वैसा होता है तो फिर इसका असर सिर्फ ईरान तक तो लिमिट रहेगा नहीं, पूरे खाड़ी के देशों पर असर पड़ेगा, कहीं न कहीं अनचाहे में आपको भारत पे भी असर पड़ेगा इसका। रशिया है, चाइना है, उन लोगों को भी कम से कम एक बयान वैसे ही जारी कर देना चाहिए कि भाई साहब जो करना लड़िए, लेकिन इस तरह की कोई हरकत मत करिएगा, क्योंकि उसका फिर पूरी दुनिया पे काफी उल्टा असर पड़ेगा। मैं जनरल के सिन्हा साहब, कन्वे किया गया है, कन्वे कर रहे हैं, मुझे लगता है भारत तो कर रहा है। सार्वजनिक तौर पे रशिया करे, चाइना करे तो एक दबाव बनता है, क्यों सिन्हा साहब? देखिए, एक ज्वाइंट जो कि एब्सोल्युटली दिखाई दे, वो एक उसका अलग फ़र्क पड़ता है और करना चाहिए। क्योंकि इस 21st सेंचुरी में यदि कोई भी देश है जिसके ऊपर में आप पूरी ख़त्म कर देने की बात करें और पब्लिकली करें और उसके बाद दुनिया चुप रहे, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। हाँ, प्लेटफॉर्म है, हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म में सभी लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, वो बुद्धिजीवी ज़रूर इसकी बात कर रहे हैं कि ये गलत है कुछ। देखिए, बात यह है कि इस युद्ध को या इस परिस्थिति को निपटने के लिए, युद्ध तो आप छोड़ दीजिए, परिस्थिति को निपटने के लिए मेरा ऐसा मानना है RIC का एक साथ आना और एक तरह से बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें RIC जब मैं कहता हूँ रशिया, इंडिया, चाइना, क्योंकि यही आपको स्टेबिलिटी ला सकता है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स था, एक्सिस पावर्स था, क्यों ऐसी परिस्थितियां बदल गईं? क्योंकि आपके पावर की बैलेंस बदल गई थी। जब पावर का बैलेंस बदल जाता है तो हेजमेनिक बिहेवियर, ये हेजमेनिक बिहेवियर आपने चाइना से देखा था, मगर अब लगता है कि उसने कई कोर्स करेक्शंस तो किए हैं। बट अमेरिका की जो बौखलाहट आप देख रहे हैं उसका एक ही, क्योंकि जो देश इतने लंबे समय से 1945 से लेकर के आप बताइए 44 से लेकर के आज तक एक सुपर पावर है, जिसकी सुपर पावर के ऊपर में बहुत बड़ी, अभी आप लें तो उसके ऊपर एक फिंगर ही नहीं, उसका एक डिक्लाइन का पूरा आपको पृष्ठ दिखाई देता है। तो उसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब मेक द ग्रेट अमेरिका ग्रेट अगेन, वो, और उसके अंदर में टैरिफ, सैंक्शन। देखिए, सैंक्शन एंड टैरिफ इज ऑल्सो इकोनॉमिकल टेररिज्म। आज JD वैंस साहब ने कहा ना कि ईरान इज डूइंग इकोनॉमिक टेररिज्म। तो आप ये बताइए, इकोनॉमिक टेररिज्म टैरिफ नहीं है। भारत उसको एब्सोल्युटली खड़े होकर के बिना, हमने उसको केवल एक भारत देश खड़ा हुआ था इसके ऊपर टैरिफ में
टू सर्टन एक्सटेंट आपका रशिया खड़ा हुआ था, दूसरे तो सारे दौड़ गए, मगर अब वो सीखे हैं। देखिए आज के दिन में यदि नाटो खुल के नहीं, भले ही यूके बातें दूसरी करता है कि डिफेंसिव, मगर वो तो इसमें है, पूरे उनके B-2 बॉम्बर्स उनके ही बेस से आ रहे हैं, उन्होंने कहा था डिफेंसिव, बट डिफेंस आप तो ऑफेंसिव है ना। मेरा आकलन ये कहता है, मेरा आकलन जो मैं देखता हूँ, शायद मैं इसको, मगर आई मस्ट पुट माई देखिए ये जैसा समय आएगा, इन्होंने शुरू तो कर ही दिया है। आपने खड़ग आइलैंड की बात की, बंदर अब्बास की तरफ से अभी पाकिस्तान का यदि कुछ कहा है तो ये करेंगे ज़रूर। इसके 2 दिन पहले देखिए जो आपने कहा ना सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ अ पायलट, उसके तहत उसके आड़ में उन्होंने एक वहाँ पर हम लोग उसको होता है पाथ फाइंडिंग ऑपरेशन उन्होंने किया है 25 किलोमीटर। यदि आप देखते हैं तो यही खड़ग आइलैंड बुशैर है और इस्पाहान के बीच के, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि इट वॉज 25 माइल्स अवे फ्रॉम द शोर, तो उन्होंने वहाँ किया था, उन्होंने ट्राई किया, इट इज़ फेल्ड। वो लोग अभी ताली पीट रहे हैं कि हाँ, क्योंकि मैं कमांडो विंग्स में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, टेकिंग आउट ए पायलट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चार्ज। यदि आप, और उनके लिए मैं काबिल तारीफ करता हूँ जो कि उनके नेवल सील हैं, उन्होंने जो किया, मगर द वे दे डिड इट, 200 कमांडोज, इतने 150 एयरक्राफ्ट, एंड दे फेल्ड मिजरेबली। सब भले ही लोग कह रहे हैं कि ईरान ने कहे वो निकल गए, दे फेल्ड। यदि आप हमारे से पूछेंगे मिलिट्री टर्मिनोलॉजी से, बहुत लोग नहीं जो इन चीज़ों में रहे हैं, हमारे पैरा कमांडोस वालों से पूछें तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज नॉट डन लाइक दिस। ये रेड ऑफ एंटबे नहीं है, उन्होंने जो किया दे हैव फेल्ड, तो उनका एक सबक तो मिल ही चुका है वो, मगर यदि वो डेयर करते हैं, अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है वो 45 डेज का एक बात चल रहा है कि हम फिर से लंबा समय देंगे, वो इतनी जल्दी तो नहीं मान जाएंगे, मगर 45 से का समय देंगे, यही चीज़ें होंगी। बट एट वन स्टेज यदि ईरान खड़ा रहा अपने स्टैंड पे, तो दुनिया की पूरी परिस्थिति, वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर विल चेंज, ये ऐसा मेरा मानना है। रशिया इज स्टैंडिंग बिहाइंड रशिया इज स्टैंडिंग बिहाइंड, मेरा ऐसा है कि स्टैंडिंग बिहाइंड, नॉट ओवरटली नहीं, कोवर्टली वो कर रहा है। स्पेशली जो कैस्पियन सी से बहुत चीज़ें आई, इंक्लूडिंग सरमट, यदि मेरी इंफॉर्मेशन सही है, सरमट मिसाइल्स हैव कम देयर, सो वो अमेरिका भी जानता है जो, और चाइना भी उसको कुछ मदद कर रहा है, बट नॉट दैट वन, बट वी हैव टू स्टैंड एंड स्पीक। बिल्कुल। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, आपकी बातों से हमारे हर पैनलिस्ट इस बात पर सहमत थे कि पूरी दुनिया को अब एकजुट होकर के आलोचना करनी चाहिए, अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बने। हालांकि मनोवैज्ञानिक स्थिति उनकी ट्रम्प की अभी रहे नहीं,